हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। आज हम एक ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले क्लास 11 की एनसीईआरटीज को कंप्लीट करेंगे। ये सेशन बाइलिंगुअल रहने वाला है। सबसे पहले हम जो एनसीईआरटी कवर करेंगे वो है क्लास 11 की, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इस नेम से आती है, हिंदी में इसको बोलते हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ये हिंदी में इस नाम से आती है। इसको कंप्लीट करने के बाद में हम दूसरी एनसीईआरटी क्लास 11 की है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारत भौतिक पर्यावरण, इस नाम से आती है, उसको कंप्लीट करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको एनसीईआरटी समझने में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी का एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करेंगे। कंप्लीट तरीके से उसको पढ़ेंगे, वन बाय वन पूरा देखेंगे कि एनसीईआरटी में एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है, उसको कैसे समझना है। एक इजी वे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 11 की एनसीईआरटी है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इस नाम से एनसीईआरटी है। पढ़ते हैं इसको। इसमें दिया हुआ है कि कैसे, पहले हम देखते हैं कि इंडेक्स क्या है इसका, कंटेंट इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले उसके बारे में देखेंगे। कंटेंट में देखते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है। यूनिट 1 है। यूनिट 1 हमें पढ़नी है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूगोल एक विषय के रूप में हम इसको यहाँ पढ़ा जाएगा। ज्योग्राफी को एक विषय के रूप में हम यहाँ देखेंगे। दूसरी यूनिट जो होगी वो होगी द अर्थ, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दिया है द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, ओरिजिन कैसे हुआ है, मतलब उत्पत्ति कैसे हुई, एंड इवोल्यूशन, उसका विकास कैसे हुआ, उस बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पढ़ेंगे हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर का मतलब होता है आंतरिक संरचना, किसी चीज की जो आंतरिक संरचना होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ की आंतरिक संरचना के बारे में देखेंगे अर्थ की। चौथा हम देखेंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। डिस्ट्रीब्यूशन, किस चीज का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे किसका, अर्थ के ऊपर जो ओशंस, महासागरों और कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों का जो वितरण है किस तरह से है, कितने ओशंस हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, सबके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में दिया हुआ है लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं भू आकृतियां। किस तरह के लैंड फॉर्म्स हैं अर्थ के ऊपर, किस तरह की भू आकृतियां बनी हुई हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। जिसमें हम थर्ड यूनिट में पहला टॉपिक पढ़ेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होता है कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं किस तरीके से हो रही हैं, किस तरीके से लैंड फॉर्म्स जो हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। 6 है लैंड फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। भू आकृतियां किस तरह से बन रही हैं और उनका विकास किस तरह से हो रहा है, मतलब जिस तरह के लैंड फॉर्म्स हो रहे हैं वो लगातार किस तरह से उनका विकास होता चला जा रहा है, किस तरह के परिवर्तन उनमें आते चले जा रहे हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। फोर्थ यूनिट में दिया हुआ है क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट मतलब जलवायु के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसमें यूनिट दी हुई है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन कैसे होता है, जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का संगठन कैसे हुआ, कंपोजिशन कैसे हुआ, इसके बारे में चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, उसकी संरचना कैसी है, एटमॉस्फेयर किस तरह का है, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे सोलर रेडिएशन के बारे में, सौर विकिरण हिंदी में बोलते हैं। सोलर रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हीट बैलेंस, ऊष्मा संतुलन के बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे टेम्परेचर, तापमान के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वायुमंडलीय परिसंचरण किस तरह से होता है, वेदर सिस्टम किस तरह के हैं, मौसम प्रणालियां किस तरह की हैं, अर्थ के ऊपर किस तरह का वेदर सिस्टम है, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे वाटर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो वायुमंडल में जो जल है उसके बारे में पढ़ेंगे। कितना जल है, कितना फ्रेश है, कितना पी सकते हैं, कितना नहीं पी सकते हैं, किस किस तरह से यूनिट्स डिवाइडेड हैं, सारी चीजें इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। विश्व की जलवायु किस तरह की है, विश्व की जलवायु, वर्ल्ड के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। और क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन किस तरह से हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। जलवायु परिवर्तन तो आप न्यूज में बहुत सुनते होंगे, क्लाइमेट चेंज उसके बारे में पढ़ेंगे। क्यों हो रहा है, क्या है, कैसे है, सारी चीजें हमें इस चैप्टर्स में क्लियर हो जाएंगी, जितने भी डाउट्स आपको होते होंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वाटर ओशन, मीन्स जो जल है, महासागर के अंदर जो जल है उसके बारे में एक डिटेल स्टडी करेंगे। वाटर ओशन, महासागरीय जल के बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर,
महासागर या जल का संचलन किस तरह से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इन द लास्ट हम पढ़ेंगे लाइफ ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जीवन किस तरह का है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के बारे में, और कंजर्वेशन, संरक्षण के बारे में, उस जैव विविधता को हम किस तरह से संरक्षण दे सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। और इन दी लास्ट हम पढ़ेंगे ग्लोसरी के बारे में, इसमें हम शब्दावली को जानेंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे उनके मीनिंग्स को देखेंगे सबसे लास्ट में। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को। तो ये तो था कंटेंट्स, एक विषय सूची हमने यहाँ पर देख ली कि किस किस तरह से हमने क्या क्या पढ़ना है इस बुक के अंदर। चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में देखते हैं, देखिए ये फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। ये बहुत अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में दिया हुआ है। हालांकि बुक ज्योग्राफी की है लेकिन इसमें पॉलिटी का एक पार्ट फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं ताकि स्टूडेंट्स अवेयर हों चीजों को लेकर। इसको भी आप एक रीडिंग में देख सकते हैं। यूनिट 1 दी हुई है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। भूगोल एक विषय के रूप में पढ़ना है, लेकिन ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट हमने यहाँ पे बना दिया। सब्जेक्ट के रूप में जब हम उसको पढ़ेंगे तो हम उसकी डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं, उसके बहुत सारे पहलुओं पे बात कर सकते हैं। तो उसी के लिए हमने ये सब्जेक्ट के रूप में ज्योग्राफी को चुना है और वही पढ़ रहे हैं। इसमें दिया हुआ क्या है, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन में हम क्या पढ़ते हैं, ज्योग्राफी को, भूगोल को एक विषय के रूप में पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे दिस यूनिट डील्स विद, किसके साथ डील करेगी, क्या क्या पढ़ेंगे हम उसके बारे में दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है ज्योग्राफी एज अ इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, भूगोल को एक विषय के रूप में, एक इंटीग्रेटेड विषय के रूप में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। भूगोल पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे एज अ साइंस ऑफ स्पेशल एट्रीब्यूट्स, स्थानिक गुण। स्पेशल एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है स्थानिक, एट्रीब्यूट्स मतलब गुण। एक साइंस, एक ये विज्ञान है, किस तरह का विज्ञान है, स्थानिक गुण, चीजों को रीजनल वे में बताएगा, स्थानिक गुणों के बारे में बात करेंगे इसमें। और क्या पढ़ेंगे, ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की शाखाओं की बात करेंगे हम यहाँ पे। और इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी जो भौतिक भूगोल है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे, पहला जो चैप्टर है इसमें समझेंगे ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। सबसे पहले हम इसको समझेंगे। देखिए फिजिकल ज्योग्राफी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। सबसे पहले हम ये समझेंगे चैप्टर 1 में कि ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन क्या है, भूगोल एक विषय के रूप में क्या है। आगे आने वाले लेक्चर्स बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होने वाले हैं, बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको हम बहुत ही इजी वे में इसमें समझेंगे। चैप्टर 1 में कहता है यू हैव स्टडीड ज्योग्राफी एज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ योर सोशल साइंस कोर्स अप टू द सेकेंडरी स्टेज। जब आपने 10th क्लास तक जो भी एसएसटी आपका कोर्स रहा है उस एसएसटी में एज अ पार्ट आपने ज्योग्राफी को पढ़ा है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रूप में आपने इसको नहीं पढ़ा है, एक कंपोनेंट के रूप में पढ़ा है सोशल साइंस के। यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ सम ऑफ द फिनोमिना ऑफ ज्योग्राफिकल नेचर इन द वर्ल्ड। तो इसलिए आप क्या हैं, कुछ चीजों के बारे में ऑलरेडी अवेयर हैं, कुछ ऐसे फिनोमिनाज जो ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, किस तरह के आगे बात करेंगे। इस तरह के जो वर्ल्ड में होने वाले फिनोमिनाज हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इसलिए आप पहले से ही अवेयर हैं उसके बारे में, बिकॉज आपने एसएसटी के रूप में थोड़ा ज्योग्राफी पहले पढ़ा हुआ है। एंड इट्स डिफरेंट पार्ट, और ज्योग्राफी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में आप पहले से अवेयर हैं। नाउ यू विल स्टडी ज्योग्राफी। अब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, ज्योग्राफी को आप अब एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे। एंड लर्न अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ, और अर्थ का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो भौतिक पर्यावरण है उसके बारे में आप जानेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में जानेंगे एंड देयर इंटरेक्टिव रिलेशनशिप, और जो उनके इंटरेक्टिव रिलेशनशिप्स हैं आपस में उनके बारे में जानेंगे। Therefore, a pertinent question you can ask at this stage. इस स्टेज पे आप एक pertinent question पूछ सकते हैं, एक प्रासंगिक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, Why should we study geography? हमें ज्योग्राफी को स्टडी क्यों करना चाहिए? If you want to know about the past, तब आपको क्या करना पड़ेगा, हिस्ट्री के गो थ्रू होना पड़ेगा, हिस्ट्री को आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे आपको वर्ल्ड के पास्ट के बारे में भी पता लग जाएगा और कंट्री के पास्ट के बारे में भी पता लग जाएगा। और यदि इफ यू वांट टू नो अबाउट द सिस्टम ऑफ योर कंट्री, अगर आपको अपने कंट्री के सिस्टम के बारे में जानना है तब आपको क्या, को पॉलिटी पढ़ना होगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना होगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए एनसीईआरटी के इस चैप्टर में बहुत ही इजी वे में, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बताया गया है कि हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए।
अभी हमने बात करी कि हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, पॉलिटी क्यों पढ़ना चाहिए। अभी हम ज्योग्राफी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं कि हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए। सी, अभी हमारे पास क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी नॉलेज है। ये नॉलेज इंफॉर्मेशन हमारे पास कहाँ से आई? ये बुक्स की हेल्प से आई, पेरेंट्स की हेल्प से आई, फ्रेंड्स की हेल्प से आई, टीचर्स की हेल्प से आई, तो बहुत सारी नॉलेज है। अभी तो हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है, बट आप इमेजिन कीजिए जब ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व हो रहा था, जब उसका बर्थ हो रहा था, जब ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हो रहा था, तो वो क्या सीख रहा था? क्या वो हिस्ट्री जान रहा था, या वो पॉलिटी जान रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान रहा था, क्या कर रहा था? जब ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हो रहा था तो वो अपने सराउंडिंग्स में क्या देखता है, उसके चारों तरफ क्या होता है? ना तो वो हिस्ट्री पढ़ रहा होता है, ना वो कॉन्स्टिट्यूशन को समझ रहा होता है। जब वो देखता है अपने आसपास, तो क्या देखता है? एनवायरनमेंट को देखता है। ही सीज द वर्ल्ड अराउंड हिम। वो क्या देखता है? वर्ल्ड को देखता है, अपने आसपास एनवायरनमेंट को देखता है। तो उसका इंटरेक्शन सबसे पहले किसके साथ होता है? एनवायरनमेंट से होता है, मीन्स ज्योग्राफी से होता है। तो सबसे पहले जो उसका इंटरेक्शन जिससे होता है, वो किससे होता है? एनवायरनमेंट से होता है, दैट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से उसका सबसे पहले इंटरेक्शन होता है। देखिए, जो आपके आसपास जितनी भी चीजें होती हैं, जो आपको नजर आती हैं, जैसे लोग आपको बोलते हुए दिखाई देते हैं, लोग चलते हुए दिखाई देते हैं, आपको प्लांट्स दिखाई देते हैं, आपको लैंड दिखाई देता है, आपको लेक दिखाई देती हैं, ओशन दिखाई देते हैं, फॉरेस्ट दिखाई देते हैं, ये सारी चीजें क्या है? दैट इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। और ये जो सारी चीजें हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं, ये जो आपकी सराउंडिंग्स में जो चीजें हैं, ये सब आपको अफेक्ट करती हैं बहुत सारे तरीके से, मैनी वेज आपको अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट कह रहा है, वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हम अर्थ की सरफेस पर रहते हैं, सरफेस को हिंदी में बोलते हैं धरातल पर। हम अर्थ की सरफेस पर रहते हैं। आप इस समय जहां बैठे हैं वो कहाँ है? आप अर्थ की सरफेस पर बैठे हैं। अवर लाइफ्स आर अफेक्टेड बाय अवर सराउंडिंग्स इन मैनी वेज। बहुत तरीके से हमारी जो लाइफ है वो सराउंडिंग से अफेक्ट होती है। किस तरह से अफेक्ट होती है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। लेट्स सपोज जैसे कहीं साइक्लोन आ गया, तो क्या ये साइक्लोन आपको अफेक्ट करेगा? तो आप कहेंगे यस मैम, अफेक्ट करेगा। कैसे अफेक्ट करेगा? जिससे अगर कहीं साइक्लोन आ जाता है तो कितनी सारी लाइफ्स अफेक्ट होती हैं। कितने लोग होते हैं ऐसे जो माइग्रेट हो जाते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस चले जाते हैं। कितने सारे लोगों की डेथ हो जाती है, कितनी कैजुअलिटीज हो जाती हैं, कितने लोगों के घर उजड़ जाते हैं, एग्रीकल्चर पूरी डैमेज हो जाती है। तो बहुत तरीके से अफेक्ट करती हैं। So now you have to understand one thing if you are a student of geography. If you understand geography, तब आप समझेंगे कि साइक्लोन क्या होता है, ये फिनोमिना, साइक्लोन का फिनोमिना, ये कैसे आता है, क्यों आता है। कि जब आप ये चीज समझ जाते हैं, तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ये ज्योग्राफी आपको हेल्प करती है समझने में कि साइक्लोन कब आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, कितना डिजास्टर अपने साथ लेकर आता है। और जब आप डिजास्टर को समझ लेते हैं, जब आप प्रॉब्लम्स को ठीक से समझ लेते हैं, तब आप सॉल्यूशन के बारे में भी ठीक से जान पाते हैं। जब आपको ये पता लग जाता है कि डिजास्टर किस तरह से आ रहा है और कैसा हो रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं? डिजास्टर के लिए मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। दैट मीन्स ज्योग्राफी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द डिजास्टर मैनेजमेंट। मीन्स जो लोग ज्योग्राफी जानते हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में भी कंपेरेटिवली ज्यादा जानते हैं। हम आए दिन न्यूज में सुनते रहते हैं कि क्लाउड बस्ट हो गया, बादल फट गया, उत्तराखंड में बादल फट गया, हिमाचल में बादल फट गया, बहुत सारी ऐसी न्यूज सुनते हैं। तो क्लाउड बर्स्ट क्या है? ये भी एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना है। ये सभी क्या है? ये फिनोमिनाज होते हैं। और जब आप इन फिनोमिनाज को समझ पाएंगे, तब आप ये समझ पाएंगे कि ये फिनोमिनाज आपकी डेली लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। आप इसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद तब आपको समझ आएगा कि आपके सराउंडिंग्स में जितनी चीजें हैं वो आपकी डेली लाइफ को कैसे अफेक्ट करती हैं। जैसे लेट सपोज अभी क्या हो रहा है, अभी क्या है, नॉर्थ इंडिया में लू चल रही है, तो क्या आपकी डेली लाइफ अफेक्ट हो रही है इससे? नॉर्थ इंडिया में मानसून आता है, पूरे भारत में मानसून आता है, तो क्या लोगों की डेली लाइफ अफेक्ट होती है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वे से अफेक्ट होती है, दोनों इफेक्ट पड़ते हैं। सो अवर लाइव्स आर अफेक्टेड बाय अवर सराउंडिंग इन मैनी वेज। नेक्स्ट कह रहा है, वी डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज टू सस्टेन अवर सेल्फ इन द सराउंडिंग्स एरियाज। वी डिपेंड, हम डिपेंड हैं किस पर? ऑन द रिसोर्सेज टू द सस्टेन अवर सेल्फ इन द सराउंडिंग एरियाज। हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हम उन रिसोर्सेज पे डिपेंड होते हैं अपने सस्टेन के लिए। अब वो रिसोर्सेज नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं।
प्रिमिटिव सोसाइटीज, आदिम समाज, जो पुराने समाज हुआ करते थे, पुरानी सोसाइटीज हुआ करती थी, सबसिस्टेड ऑन नेचुरल मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस, ये प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड करते थे। प्राकृतिक संसाधनों पर कैसे? जैसे ईडेबल प्लांट्स, खाद्य योग्य जो पौधे होते हैं, एंड एनिमल्स, उन पर डिपेंड करते थे। अब जैसे हम बात करें, वी डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में अवेलेबल होते हैं। अब रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, नेचुरल रिसोर्स भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हमने आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं किया होता, ह्यूमन बीइंग से उसको क्रिएट नहीं किया होता, वो ऑलरेडी अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एनिमल्स हुए, तो एनिमल्स भी एक रिसोर्सेज हैं। डोंट यू थिंक वी नीड काउस और फेलोज, सबकी जरूरत होती है, मिल्क के लिए हमें इनकी जरूरत होती है, मीट के लिए जरूरत होती है। तो क्या ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट भी एक रिसोर्स है, जो एक नेचुरल रिसोर्स है। जैसे अमेजन फॉरेस्ट है, उसको क्या बोलते हैं? लंग्स ऑफ द अर्थ उसको बोला जाता है। 25% जो CO2 होता है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है, कितना इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए। क्रूड ऑयल की बात करें तो जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से आते हैं, कैसे होते हैं, क्यों ये हमें अफेक्ट करते हैं। हम क्योंकि हमें इनकी नीड है। क्रूड ऑयल क्यों अफेक्ट कर रहा है? क्योंकि इनकी हमें नीड है। अब मिनरल्स हैं, मिनरल्स रॉक्स होते हैं, जिससे हमें स्टील की जरूरत है, आयरन की जरूरत है, कॉपर की जरूरत है, एल्यूमिनियम की जरूरत है। ये सब कहाँ से मिलेगा? मिनरल रॉक से मिलेगा। वाटर, वाटर की बात करें तो वाटर रिसोर्स भी बहुत असेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का, बिकॉज यहाँ से क्या होता है? इरिगेशन होता है, हम लोगों को पीने के लिए भी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है। लैंड रिसोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें अपना घर भी बनाना है, एग्रीकल्चर भी करना है, इसलिए लैंड रिसोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोलर एनर्जी, सनलाइट अर्थ को हीटअप के लिए मैंडेटरी है, अर्थ को हेल्प करती है हीट करने में, अदरवाइज हम अर्थ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। हमारा जो कंप्लीटली इकोसिस्टम है, वो सब, उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? सब सोलर एनर्जी से मिलती है, सब नेचुरल रिसोर्स से मिलती है। उसके बाद में विंड रिसोर्स है, विंड पावर से भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा नेचुरल गैसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम अपने सराउंडिंग के रिसोर्स पर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। सो दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज अराउंड अस एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड देम, बिकॉज वी नीड देम, वी हैव अ रिलेशनशिप विद देम एंड वी इंटरेक्ट विद देम। और ये सभी अंडरस्टैंड करने में हमारी ज्योग्राफी हेल्प करती है। तो ये तो था नेचुरल रिसोर्सेज की बात। अगर हम आर्टिफिशियल रिसोर्सेज की बात करें जो हमारे आसपास हैं, थिंक अबाउट दिस, कि क्या जो एग्रीकल्चर है, क्या ये नेचुरल रिसोर्स है? नहीं, ये नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल रिसोर्स है। बिकॉज नेचुरल रिसोर्स होता है लैंड, और लैंड का यूज करके हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियली एग्रीकल्चर को ग्रो करते हैं। अब डैम बनाते हैं, डैम में वाटर रोकते हैं। डैम क्या है? एक आर्टिफिशियल रिसोर्स है, इसमें हम वाटर रोकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हमें ये बताते हैं कि मैन एंड एनवायरमेंट आपस में किस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं, और ये रिलेशन जो है वो बहुत पुराना रिलेशन है। नेक्स्ट कह रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम पास हुआ, टाइम बीतने के साथ वी डेवलप टेक्नोलॉजीज, हमने टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया, स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग अवर फूड, और अपना फूड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया विद यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज यूज करके, जैसे सच एज लैंड, सॉइल, वाटर, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके हमने अपने फूड को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। वी एडजस्टेड अवर फूड हैबिट्स, हमने अपनी फूड हैबिट्स को एडजस्टेड किया, कैसे? एंड क्लोथिंग, क्लोथिंग को भी एडजस्टेड किया, कैसे? अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशंस, जिस तरह का वेदर होता है उसी तरह का हम फूड लेते हैं, वैसे ही हम क्लोथिंग करते हैं। जैसे सर्दी में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी में हम लिक्विड फूड खाते हैं। देयर आर वेरिएशंस इन द नेचुरल रिसोर्सेज बेस, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनमें भी भिन्नता पाई जाती है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तकनीकी विकास, एडेप्टेशन विद एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनमें भी क्या है? एक भिन्नता पाई जाती है, इनमें भी वेरिएशंस आता रहता है। जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में टाइम बाय टाइम भिन्नता आई है, हमने फिजिकल एनवायरनमेंट में जो अडेप्टेशन किया है और उसके साथ साथ मॉडिफिकेशन आया है। हमारे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सामाजिक संगठन हैं, और जो हमारे सांस्कृतिक विकास है, उन सब में क्या है? टाइम के साथ एक वेरिएशन देखा गया है नेचुरल रिसोर्सेज में भी।
एज अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के स्टूडेंट के रूप में यू शुड बी क्यूरियस टू नो अबाउट, आपको क्यूरियस होना चाहिए किस बारे में जानने के लिए, टू नो अबाउट ऑल द फिनोमिना, जितने भी फिनोमिना हैं उनको जानने के लिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, विच वेरी ओवर स्पेस, जो अंतरिक्ष में इतने सारे फिनोमिनाज होते रहते हैं तो उनके बारे में आपको जानने के लिए क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। यू लर्न अबाउट दी डाइवर्स लैंड एंड पीपल, जितना जो डाइवर्स लैंड है, डाइवर्स पीपल है, उनके बारे में जानने के लिए भी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपके अंदर। यू शुड ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस ओवर द टाइम, और समय के साथ जितने भी चेंजेस आए हैं अर्थ में या अर्थ के बाहर स्पेस में, जितने भी चेंजेस आए हैं उन चेंजेस को जानने के लिए, आपके अंदर समझने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। Geography equips you to appreciate diversity and investigate into the causes responsible for creating such variations over the time and space. Means geography जो है ये आपको हेल्प करेगी किस चीज में, ये चीज जानने के लिए कि ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं टाइम एंड स्पेस के साथ, जितने भी वेरिएशन आ रहे हैं टाइम के साथ, जितने वेरिएशंस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, सब जानने में आपको ज्योग्राफी हेल्प करती है। यू विल डेवलप स्किल्स टू अंडरस्टैंड, आपके अंदर इस तरह के स्किल्स डेवलप होंगे। द ग्लोब टू अंडरस्टैंड, समझने में, द ग्लोब कन्वर्ट इनटू मैप्स, ग्लोब जो है मैप्स में कैसे कन्वर्ट हुआ, एंड हैव अ विजुअल सेंस, और आप जब ये पढ़ेंगे ज्योग्राफी, आप एग्जाम्पल्स के साथ जिसमें बातें इतनी कही जाएंगी, इसमें आपका क्या होगा, आपका जो विजुअलाइजेशन वाला सेंस होता है ये बढ़ जाएगा, आप सोच पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि चीजें शायद आपके सामने ही हो रही हैं, आप ऐसा इमेजिन कर पाएंगे। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ये चैप्टर दिया हुआ है। आगे कहता है ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस के बारे में आप जान पाएंगे, अर्थ की सरफेस के बारे में जो आपकी विजुअलाइजेशन है वो बढ़ेगा। द अंडरस्टैंडिंग एंड द स्किल्स ऑब्टेन इन मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स सच एज जीआईएस एंड कंप्यूटर कार्टोग्राफी equip you to meaningfully contribute to the national endeavor for development। ये कह रहा है कि जो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स डेवलप होगा चीजों को समझने का, जो मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स हैं क्या है, जैसे जीआईएस है, जीआईएस क्या होता है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र होता है। कंप्यूटर कार्टोग्राफी के बारे में आप जानते हैं, उसमें भी इमेजिनेशन दिखाए जाते हैं। इन सब चीजों से क्या होता है, आपकी स्किल्स डेवलप होती है और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है किस चीज के रिगार्डिंग, जो आप ज्योग्राफी समझ सकते हैं, नेशन के डेवलपमेंट में भी आपको हेल्प करेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू मे लाइक टू आस्क, नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या पूछना चाहेंगे, व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्या है। यू नो दैट अर्थ इज अवर होम, अर्थ क्या है, हमारा घर है, हमारा होम है। इट इज ऑल्सो द होम ऑफ मैनी अदर क्रिएचर्स बिग एंड स्मॉल, बहुत सारे दूसरे छोटे और बड़े जीव हैं, उनका भी घर है ये। विच लिव ऑन द अर्थ एंड सस्टेन, जो अर्थ पर रहते हैं सस्टेन करते हैं। द अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म, अर्थ की जो सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक रूप नहीं है। इट हैज वेरिएशंस, इसमें वेरिएशंस है, इन इट्स फिजिकल फीचर्स, इसके फिजिकल फीचर्स में किस किस तरह के फिजिकल फीचर्स हैं। देयर आर माउंटेन्स, माउंटेन्स हैं यहाँ पर, हिल्स हैं, वैलीज हैं, प्लेन्स हैं, प्लेटूज हैं, ओशंस हैं, लेक्स, डेजर्ट्स एंड विल्डरनेस, इतनी सारी चीजें यहाँ पर हैं। देयर आर वेरिएशंस इन इट्स सोशल एंड कल्चरल फीचर्स टू, इसके सोशल एंड कल्चरल फीचर्स में भी वेरिएशंस हैं, किस तरह के, देयर आर विलेजेस, विलेजेस हैं, सिटीज, रोड, रेलवे, पोर्ट्स, मार्केट्स एंड मैनी अदर एलिमेंट्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, बहुत सारी चीजें ऐसी जो ह्यूमन बीइंग ने बनाई हैं अक्रॉस द एंटायर पीरियड ऑफ देयर कल्चरल डेवलपमेंट, उसके जो कल्चरल डेवलपमेंट के दौरान उसके जो सांस्कृतिक विकास हुआ है उस पीरियड में उसने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, तो वो सारे वेरिएशंस भी यहाँ पे दिखते हैं। दिस वेरिएशन प्रोवाइड्स अ क्लू, ये जो वेरिएशन है एक क्लू प्रोवाइड करता है टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करने में, बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड द सोशल कल्चरल फीचर्स, इसके जो फिजिकल एनवायरनमेंट है एंड सोशल कल्चर जो फीचर्स हैं इनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है उसको बताते हैं, उसमें भी वेरिएशंस आते हैं, उसको समझने में भी क्लू प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह की रिलेशनशिप है। द फिजिकल एनवायरनमेंट हैज प्रोवाइडेड द स्टेज, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है एक स्टेज प्रोवाइड करता है ऑन विच द ह्यूमन सोसाइटीज एनेक्टेड द ड्रामा ऑफ देयर क्रिएटिव स्किल्स with the tools and techniques which they invented and evolved in the process of their cultural development। अपने कल्चरल डेवलपमेंट में ह्यूमन बींग्स ने जो स्किल्स सीखे हैं, जो टूल्स सीखे हैं, टेक्नोलॉजी सीखी हैं,
उसी का प्रदर्शन करते रहते हैं, हम एनवायरनमेंट में आर्टिफिशियली चेंज करते रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग, वही सब दिखता भी है आसपास। नाउ यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट द आंसर, अब आप आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑफ द क्वेश्चन पॉज्ड अर्लियर एज टू, जो आपने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्या है। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, आप बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, यू कैन बी सेड, आप कह सकते हैं दैट ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। क्या है ज्योग्राफी? अर्थ का विवरण है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ है। द टर्म ज्योग्राफी, जो टर्म ज्योग्राफी है वाज फर्स्ट कॉइन, सबसे पहले जिसके द्वारा यूज किया गया था ज्योग्राफी टर्म, सर्वप्रथम किसने यूज किया था? सबसे पहले यूज किया था इरेटोस्थनीज ने। ये कौन है? अ ग्रीक स्कॉलर, ये ग्रीक स्कॉलर हैं। ये कब हुए थे? ये 276 से 194 बीसी में हुए थे, बिफोर क्राइस्ट हुए थे। द वर्ड हैज बीन ड्राइव्ड, ये ड्राइव्ड हुआ है, जो वर्ड ज्योग्राफी ड्राइव्ड हुआ है फ्रॉम टू रूट से ड्राइव हुआ है। पहला रूट क्या है? फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज के जियो से हुआ है, जिसका मतलब होता है अर्थ, एंड ग्रेफोस, ग्रेफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। पुट टुगेदर, जब हम इनको एक साथ रखते हैं, दे मीन्स, इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, अर्थ का विवरण। द अर्थ हैज ऑलवेज बीन सीन, अर्थ को ऐसे देखा गया है, एज द एबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स, पृथ्वी को हमेशा कैसे देखा गया है? मानव के आवास के रूप में देखा गया है। Thus the scholars define geography, जो स्कॉलर्स हैं वो ज्योग्राफी को डिफाइन करते हैं एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, अर्थ के डिस्क्रिप्शन के रूप में, अर्थ के विवरण के रूप में करते हैं। एज द अवॉर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स के आवास के रूप में इसका वर्णन करते हैं। यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट रियलिटी इज ऑलवेज मल्टीफेसेटेड, आप अवेयर हैं इस फैक्ट से कि जो रियलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है? बहुआयामी होती है, मल्टीफेसेटेड होती है। एंड द अर्थ इज ऑल्सो मल्टी डायमेंशनल, जो अर्थ है वो भी क्या है? मल्टी डायमेंशनल है, इसके बहुत सारे आयाम हैं। दैट इज वाई मैनी डिसिप्लिन फ्रॉम नेचुरल साइंसेज, बहुत सारे डिसिप्लिन मतलब क्या होता है कि बहुत सारे प्राकृतिक विज्ञान हम इसमें से पढ़ सकते हैं, सच एज जियोलॉजी, जैसे जियोलॉजी होता है, पेडोलॉजी है मृदा विज्ञान, ओशियनोग्राफी है समुद्र विज्ञान है, बॉटनी है जिसको वनस्पति शास्त्र बोलते हैं, जोलॉजी है जिसको जीव विज्ञान बोलते हैं, एंड मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, मौसम विज्ञान के बारे में। एंड अ नंबर ऑफ सिस्टर डिसिप्लिन इन सोशल साइंसेज सच एज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी ईटीसी स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। हम इस ये अर्थ क्या है? ये एक मल्टी डायमेंशनल है, इसलिए बहुत सारे सब्जेक्ट के रूप में अलग अलग हम इसको पढ़ते हैं ताकि अर्थ के जो मल्टी डायमेंशन हैं उनको समझ पाए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रूप में। ज्योग्राफी इज अ डिफरेंट फ्रॉम द अदर साइंस, जो ज्योग्राफी है वो दूसरे साइंसेस से डिफरेंट है इन इट्स सब्जेक्ट मैटर, जो इसका सब्जेक्ट मैटर है, एंड मेथोडोलॉजी, जो इसका मेथोडोलॉजी है। बट एट द सेम टाइम पर इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द अदर डिसिप्लिन, जो दूसरे डिसिप्लिन हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, उनसे भी क्लोजली रिलेटेड रहता है। देखिए जीएस में आप किसी भी चीज को पर्टिकुलर नहीं पढ़ सकते, जैसे मैथ है, मैथ को एक सब्जेक्ट के रूप में आप पर्टिकुलर पढ़ सकते हैं, जिसका किसी दूसरे सब्जेक्ट से आप हो सकता है लिंक ना बिठा पाए। बट जीएस में कभी भी ऐसा नहीं होता, जनरल स्टडीज के जो सब्जेक्ट्स होते हैं कभी भी ऐसा नहीं होते कि आप उसको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ सकें, बिकॉज जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक होते हैं। वही बात ये कह रहा है कि इट इज क्लोजली रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन, ये क्लोजली रिलेटेड होता है अदर डिसिप्लिन से। आप जब भी यूपीएससी की तैयारी करेंगे, स्टेट पीएससी की तैयारी करेंगे, तब आपको ये इसी को बोलते हैं कि लिंक करके पढ़ना। लिंक बिठाकर कैसे पढ़ते हैं, यही तरीका होता है पढ़ने का कि ज्योग्राफी कहाँ साइंस से लिंक कर रही है, साइंस कहाँ ज्योग्राफी से लिंक कर रही है, ज्योग्राफी कहाँ हिस्ट्री से लिंक कर रही है, हिस्ट्री कहाँ ज्योग्राफी से लिंक कर रही है। सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक करते हैं, वही लिंक करके आपको पढ़ना होता है। ज्योग्राफी ड्राइव्स इट्स डेटाबेस फ्रॉम ऑल द नेचुरल एंड सोशल साइंसेज, ज्योग्राफी जो अपना डेटाबेस है वो कहाँ से ड्राइव करता है, कहाँ से पिक करता है? नेचुरल साइंसेज से एंड सोशल साइंसेज से पिक करता है, और फिर अपना अलग ज्योग्राफी के फॉर्म में अटेम्प्ट्स देयर सिंथेसिस, और अपना सिंथेसिस बनाता है एक अपना, इसलिए ज्योग्राफी डिफरेंट है अदर सोशल साइंस सब्जेक्ट से। सो आज इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, पार्ट 1 में इतना ही कंप्लीट करेंगे। अब जो रिमेनिंग चैप्टर है उसको हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। सो रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।